नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये अध्याय है प्रतिरक्षा। तो जब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की तो सबसे पहले हम ये समझें कि आपके यूपीएससी के हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आप ये पाएंगे कि हर 2-3 साल पर 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में सामान्यतः यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो जैसे कि आप पाएंगे, अगर आप पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर पे जाएं तो आप पाएंगे जैसे एक सवाल पूछा गया था आपसे अग्नि 4 से, जो कि एक मिसाइल है भारत की। एक आईएनएस अस्त्रधारिणी से एक सवाल पूछा गया है। शौर्य मिसाइल के सवाल पूछे गए हैं। कुछ अन्य जो हमारे विमान है, लड़ाकू विमान है, उनसे सवाल पूछे गए हैं। हमारे पनडुब्बियों के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। तो आप पाएंगे कि कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर आप केवल प्रतिरक्षा की बात कर रहे हो, जितने प्रकार से हमारे पास प्रतिरक्षा के साधन हैं, अगर आप उन सभी के ऊपर जाएंगे तो आपके लिए शायद ये संभव ना हो पाए कि आप हर एक चीज का पूरा वर्णन जान सकेंगे। ये आपके लिए शायद संभव ना हो। आपके लिए संभव क्या है और आपके लिए जरूरी क्या है, ये समझिए। हर साल आप पाएंगे कि कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं, कुछ नए ऐसे लड़ाकू विमान होते हैं जो कि समाचार में आ जाते हैं, जिनका परीक्षण होता है या किसी न किसी कारण से वे समाचार में बने रहते हैं। तो ऐसे जितने भी विमान हो, चाहे पनडुब्बियां हो, चाहे वो वायुसेना से संबंधित कुछ हो, चाहे वो मिसाइलों से संबंधित कुछ हो, चाहे वो भारत के टैंकों से संबंधित कुछ हो, तो जो भी आपके न्यूज में रहे, जो भी समाचार में रहे, उसको पढ़ते रहना बहुत आवश्यक होता है। तो आपकी जो तैयारी होगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की हो या मुख्य परीक्षा की भी हो, देखिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आप नहीं जान सकते, लेकिन आपको अपनी तैयारी रखनी होगी। हालांकि हमने देखा है कि मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको इसकी तैयारी जरूर रखनी होगी। तो कैसे करेंगे तैयारी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है आपको इस अध्याय में। सबसे पहले हम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल के बारे में बात करेंगे। तो प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस परीक्षा के लिए। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले के वर्षों में भी, आप वहां पे भी देखेंगे प्रक्षेपास्त्रों से यानी मिसाइलों से सबसे अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के जो विमान है, जो लड़ाकू विमान है, उनके बारे में। उसके बाद हम चले जाएंगे पनडुब्बियों की तरफ, और उसके अलावा जो हमारी जल सेना के साथ कुछ अन्य चीजें जो मौजूद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अंत में हम चले जाएंगे कुछ तकनीकों के बारे में पढ़ाई करने, जहां पर हम रडार के बारे में पढ़ेंगे और जहां पर हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये एक छोटी सी चर्चा हो गई कि क्या महत्व है इस परीक्षा में प्रतिरक्षा नामक टॉपिक का। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा की, तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रतिरक्षा की महत्ता क्या है, क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अगर बात करें 1947 की, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो शायद सबसे पहली बात जो हमारे राजनेताओं के दिमाग में आई वो प्रतिरक्षा नहीं थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1948 में, जैसा कि आप सभी ने अपने इतिहास के चैप्टर में पढ़ा होगा, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर। पाकिस्तान के हमला करते ही ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रतिरक्षा के लिए तैयार रहना बहुत आवश्यक है। आप अपने शरीर की बात कर लीजिए, भूल जाइए अभी भारत के बारे में, शरीर की बात करें। आपके जन्म होने के साथ ही, आपके 1-2 वर्ष के अंतराल ही या आपके 5 वर्ष पूरे होने के पहले ही आपको तरह तरह के टीके दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली किसी भी संभावित बीमारी से आपको बचाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा कभी आप बीमार अगर पड़ जाते हैं तब आप दवाई लेते हैं। तो वो भी क्यों? क्योंकि जो अभी आपको जो बीमारी हुई है उससे आपको बचाया जा सके, जो वर्तमान में जो आपकी स्थिति खराब हुई है उससे आपको बचाया जा सके। तो कोई भी वर्तमान या कोई भी संभावित जो भी परेशानियां हो सकती हैं आपके शरीर में, आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। उसी प्रकार से एक राष्ट्र के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो राष्ट्र खुद को तैयार रखे किसी भी संभावित परेशानी से या किसी भी वर्तमान परेशानी जिससे वो जूझ रहा हो। तो 1948 में हमने पहली बार देखा। उसके बाद हमने 1962 में एक और
लड़ाई देखी जो कि चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई। तो चीन की इस लड़ाई के बाद 1965 फिर 1971 हमने ये देखा कि निरंतर हमारी कुछ ना कुछ परेशानियां रही हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ। तो जितनी भी आंतरिक या जितनी भी बाहरी समस्याएं होती हैं किसी राष्ट्र को, उसके लिए तैयार रहना बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ पर प्रतिरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है किसी भी राष्ट्र को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हो गया। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि अगर हम आर्थिक विकास या सामाजिक विकास की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं, तो वहां पर भी उसके लिए भी बहुत आवश्यक होता है कि आप ऐसी परिस्थिति अपने देश में बना करके रखें जिसके बाद आपको कभी भी अपने राष्ट्र की संप्रभुता के बारे में नहीं सोचना पड़े, आपको अपने राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में ना सोचना पड़े। तभी किसी राष्ट्र के लिए ये संभव हो पाता है कि आप उन्नति के बारे में या विकास के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में बात कर सकें। तो उस हिसाब से भी आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राष्ट्र के लिए कि देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की, तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि हम एक एक करके जितने भी प्रकार से हम अपनी प्रतिरक्षा का ख्याल रखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है प्रक्षेपास्त्र की, जिन्हें हम अंग्रेजी में मिसाइल कहते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? आपने इस प्रकार के फोटो जरूर देखे होंगे, हो सकता है आपने लॉन्च होता हुआ भी देखा होगा। तो जो भी प्रक्षेपास्त्र होता है, सबसे पहले आप ये समझें कि दो भाग हम इसका देख सकते हैं। एक ये भाग होता है और दूसरा ये वाला भाग होता है। ये जो भाग है इसे आप कहते हैं मुखास्त्र, और ये जो भाग है इसे आप कह सकते हैं प्रक्षेपक। अंग्रेजी में आप इसे वॉर हेड कहते हैं और इसे आप लॉन्चर कहते हैं। तो दो भाग होते हैं। तो जब हम बात करते हैं मुखास्त्र की, तो मुखास्त्र वह भाग होता है जिसमें आप गोला बारूद, बम इत्यादि को रख करके आप इसे लॉन्च करते हैं। तो मिसाइल का ये दो भाग होता है। अब दूसरी बात कि मिसाइलों का प्रयोग हम करते कब है, तो सबसे पहले बहुत साधारण सी बात आप ये समझें कि दो प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। एक जब हम पर हमला हो गया हो, या दूसरा जब हमें हमला करना हो। परंतु इसके अलावा एक तीसरा भाग भी है। तीसरा भाग क्या है? जब हमें अपने शत्रुओं को बताना होता है कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उसके लिए भी हम मिसाइलों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी हम प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करते हैं। तो मिसाइल होती क्या है? एक रॉकेट प्रेरित हथियार जिसे अति तीव्र गति पर अत्यधिक सटीकता के साथ विस्फोटक मुखास्त्र वितरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जिसका हमने अभी चर्चा किया कि एक मुखास्त्र होगा और एक प्रक्षेपक होगा। अब जब हम बात करते हैं इन प्रक्षेपास्त्रों की, तो कई प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आपने दो, हो सकता है कि बहुत प्रमुख नाम होते हैं जो आपने सुन रखा होगा। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। ये दोनों शायद आपने सुना होगा। परंतु इसके अलावा भी कई प्रकार से हम मिसाइलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत तरीके होते हैं मिसाइलों को वर्गीकरण करने के, लेकिन कुछ 3-4 हैं जो बहुत प्रमुख तरीके होते हैं और जिनका वर्णन आप हमेशा से समाचारों में सुनेंगे या जब भी प्रतिरक्षा की बात होती है तो वहां पर सुनेंगे। तो बात सबसे पहले हमें उनके बारे में करनी है। तो सबसे पहले जब हम मिसाइलों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है वर्गीकरण करने का, वो होता है मारक क्षमता के आधार पर। यानी कौन सी मिसाइलें ऐसी हैं जो कि कम दूरी की मिसाइलें हैं, अल्प दूरी की मिसाइलें हैं, कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो मध्यम दूरी की हैं, लंबी दूरी की, या फिर अंतरद्वीपीय मिसाइलें जिन्हें हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं अंग्रेजी में। तो कम दूरी की मिसाइलें, मध्यम दूरी की मिसाइलें, लंबी दूरी की मिसाइलें और फिर अंतरद्वीपीय मिसाइलें। ये 4 मुख्य वर्गीकरण होता है जब हम मारक क्षमता के आधार पर करते हैं। तो अब ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि आपके प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसी एक मिसाइल पर, मान लीजिए अग्नि 2 पर प्रश्न पूछा गया। तो अग्नि 2 पर जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपसे हो सकता है कि मारक क्षमता के बारे में पूछा जाए कि ये लंबी दूरी की मिसाइल है या ये अल्प दूरी की मिसाइल है, ये किस प्रकार की मिसाइल है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, एक और वर्गीकरण होता है कि ये क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार के मुखास्त्र को हम डाल सकते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। हो सकता है कि 2000, 3000, 4000 किलोमीटर आपके प्रश्न में पूछे जा सके। तो जितने भी ये प्रमुख प्रकार हैं वर्गीकरण के,
ये आपको किसी भी मिसाइल के बारे में याद रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर से फिर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया किसी भी मिसाइल को वर्गीकृत करने का। दूसरा हो गया प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के आधार पर, यानी कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और कहाँ पर जाकर के आप अंत कर रहे हैं। जैसे पहला हो गया सतह से सतह, फिर सतह से वायु, वायु से वायु, वायु से सतह, जिसे आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो ये आपकी प्रारंभिक बिंदु कौन सी है, आपकी अंतिम बिंदु कौन सी है, इसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा जो तरीका होता है वो हो जाता है पथ या प्रक्षेप पथ के आधार पर, जिस पर आ जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में आपको जानना आवश्यक है। ये आपके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। तो अब आप दो तरीके से आप इनको देखें, और साथ ही साथ इनके बीच में अंतर क्या होता है इसे भी जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो जहां तक बात होती है वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण करने का जो सबसे प्रमुख तरीका होता है वो होता है प्रक्षेप पथ के आधार पर। और जहां पर, जैसा कि हमने बात की, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक क्रूज मिसाइल है। तो ये दोनों क्या होती हैं और इन दोनों के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, इसे समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर आप इन दो चित्रों पर ध्यान दें, तो आप जो पहला चित्र देख रहे हैं और दूसरा चित्र देख रहे हैं, इनमें सबसे प्रमुख अंतर क्या है। पहले चित्र में आप देख सकेंगे कि इसके पंख हैं, और दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि इसमें कि कोई पंख नहीं है। तो ये जो है ये है आपका क्रूज मिसाइल, ये है आपका क्रूज मिसाइल, और ये जो है ये है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तो सबसे प्रमुख अंतर जो आपको देखने में ही नजर आ जाएगा वो ये है कि एक में पंख है, दूसरे में नहीं है। अब पंख के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है कि जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो आप इस चित्र पर ध्यान दें। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस प्रकार से उसे लॉन्च किया जाता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसी बिंदु होगी जहां पर से इसे वायु में छोड़ा जाएगा। फिर एक जिसे हम कहते हैं परवलयिक, यानी अंग्रेजी में जिसे आप पैराबोलिक कहते हैं, एक परवलयिक पथ ये आप देखेंगे इसे लेते हुए। तो उसमें होगा क्या कि बिल्कुल एक, जिस तरह से मान लीजिए कि आप पत्थर को फेंकते हैं, अगर आप एक पत्थर लें और उसे फेंकें तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके हाथ से एक बिंदु से ये निकला और दूसरी बिंदु पर जाकर के ये गिर जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी काम करता है कि एक ऐसी बिंदु होगी, एक जो इसकी प्रारंभिक बिंदु होगी जहां पर से ये निकलेगा, और एक इसका लक्ष्य होगा जहां पर कि ये जाकर के गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके विपरीत जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं, तो क्रूज मिसाइल में आप क्या देख रहे हैं कि इसके पंख निकले हुए हैं। पंख होने का अर्थ ये हो जाता है कि ये थोड़ा बहुत एक विमान की तरह से काम करेगा। तो जिस प्रकार से आप एक विमान को कैसे आना है, कैसे जाना है, किस प्रकार का पथ उसे लेना है, ये सब आप उसके लिए निर्धारित कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक क्रूज मिसाइल के लिए भी ये सारी चीजें को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल आपके वायुमंडल के काफी ऊपरी भाग तक चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं किसी एक क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल जो है वो वायुमंडल के बहुत ऊपरी भाग तक नहीं जा करके निचले भाग में ही काम करता है, और निचले भाग में ही ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये एक और दोनों के बीच में भिन्नता हो गई। इसके अलावा हम एक और चीज क्या देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को सामान्यतः बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइल सामान्यतः बहुत दूर तक नहीं जाता। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता बहुत अधिक होती है जब हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल से। जब हम इसकी, तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है वो क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता के तुलना में काफी अधिक होती है। जैसे कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की थी कि कौन सी मिसाइलें कम दूरी की मिसाइलें कहलाएंगी, कौन सी मध्यम दूरी की, कौन सी लंबी दूरी की। तो ये जो कम दूरी है ये भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए अलग अलग होती है। जैसे जब हम बात करते हैं कम दूरी की, तो कम दूरी की अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं तब हम शायद कहते हैं कि ये 1000 किलोमीटर से कम है। तब वैसे में हम बैलिस्टिक मिसाइल को कहेंगे कि ये कम दूरी की मिसाइल है। लेकिन अगर हम क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं
तो क्रूज मिसाइल में जब हम कम दूरी की बात करते हैं तो कम दूरी का अर्थ ये हो जाता है कि ये हो सकता है कि 50 किलोमीटर से भी कम हो। तो वैसे में क्रूज मिसाइल को हम कहेंगे कि ये कम दूरी वाली यानी कि कम मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है। तो इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं दूरी की, जब हम बात करते हैं मारक क्षमता की, तो मारक क्षमता के आधार पर भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी कम दूरी की क्षमता भी बहुत अधिक होती है तुलना में जब हम करते हैं क्रूज मिसाइल से। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कम दूरी दोनों के लिए समान नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो ये एक और बात हो गई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं, आप चाहें तो इसे लिखते चले जाएं कि दोनों के बीच में क्या भिन्नता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मारक क्षमता की, तो मारक क्षमता के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल की अधिक होगी और क्रूज मिसाइल की कम होगी। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं दोनों मिसाइलों की, तो हम पथ के आधार पे बात कर सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आपको याद रखना है कि ये जो है ये एक परवलयिक पथ लेगा, और जहाँ तक हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल जो है एक विमान के प्रकार कार्य करता है और विमान के प्रकार ही ये हवा में भी आगे बढ़ता है। अब इसके अलावा एक और जो हम बात कर सकते हैं दोनों के बीच में भिन्नता की, वो हो सकता है उपयोगिता। तो जब हम उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो आगे हम उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सामान्यतः ये पाएंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल होती है, और क्रूज मिसाइल सामान्यतः हम देखते हैं कि ये टैक्टिकल मिसाइल होती है। हम इन दोनों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे कि स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल क्या है, लेकिन आप याद रखें कि सामान्यतः जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो स्ट्रैटेजिक है और सामान्यतः जो क्रूज मिसाइल है वो टैक्टिकल है। तो ये इन दोनों का अर्थ क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो तरीका हो सकता है दोनों के बीच में तुलना करने का, वो हो सकता है कि किस प्रकार से हम लॉन्च करते हैं दोनों मिसाइलों को। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक पूर्व निर्धारित पथ पर चलता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को आप, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि ये एक विमान के प्रकार से चलता है, तो इसका जो पथ है ये आप इसके गमन के दौरान भी बदल सकते हैं। तो गमन के दौरान पथ निर्धारण जो है वो संभव होता है क्रूज मिसाइल में। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या भिन्नता होती है। सबसे प्रमुख बात आपको एक ही याद रखना है कि जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक परवलयिक पथ को लेकर के चलेगा, और जहां तक हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो वो एक विमान के प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी जो दोनों के बीच में भिन्नता होती है वो ये होती है, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो इन्हीं दो भिन्नता के आधार पर यहाँ पर आती है। तो ये हो गई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की बात। सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण करने का तरीका यही है। इसके बाद जो चौथा तरीका है वर्गीकरण करने का, वो है उपयोगिता के आधार पर, जिसके बारे में हमने छोटी सी चर्चा अभी की थी। तो उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं, एक जिन्हें हम सामरिक मिसाइल कहते हैं यानी स्ट्रैटेजिक मिसाइल, और दूसरा जिसे हम नीतिगत मिसाइलें कहते हैं यानी टैक्टिकल मिसाइल। तो इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है ये समझिए। स्ट्रैटेजिक मिसाइल उस प्रकार की मिसाइलें होती हैं जिन्हें हम हमले के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब हमारे ऊपर शत्रु ने हमला कर दिया है तब उसके बाद अगर हम हमला कर पाते हैं वापस शत्रु पर और उनके ठिकानों को हम नष्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। यानी कई बार हम इसे प्रतिरक्षा की भाषा में सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी भी कहते हैं। सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी यानी जब आप पर हमला हो चुका है तो आप हमला होने के बाद भी अपने पास ऐसी मिसाइलें रखते हैं जो कि शत्रु के ठिकानों को नष्ट कर सके। तो वैसी मिसाइलों को हम स्ट्रैटेजिक मिसाइल कहते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ये जो मिसाइलें होती हैं ये बैलिस्टिक होती है। याद कीजिए कि बैलिस्टिक के बारे में हमने चर्चा की कि बैलिस्टिक ऐसी मिसाइलें होती हैं जो कि अधिक दूरी तक जा सके। यानी मान लीजिए यदि हम भारत की ही बात करें, तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे ऊपर हमला होता है और हमारे कुछ शहरों पर हमला होता है, तो वैसे में हम इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजिक मिसाइलें हैं इन्हें हम अरब सागर में रख सकते हैं और इस अरब सागर से हम दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं। कई बार इन्हें पनडुब्बियों में रखा जाता है ताकि
बहुत आसानी से शत्रु इनका पता ना लगा सके और इन्हें नष्ट ना कर सके। तो कई बार क्या होगा कि ऐसी मिसाइलों का उपयोग उस प्रकार से किया जाएगा, उस परिस्थिति में किया जाएगा जब हमारे ऊपर हमला हो चुका हो, और अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा हो तब भी एक ऐसी जगह पर इन स्ट्रैटेजिक मिसाइलों को रखा जाएगा जहां पर से हम वापस शत्रु के ऊपर हमला कर सके। तो ये दिखाने के लिए होता है शत्रु को कि देखिए हमारे पास क्षमता है, हमारे पास मारक क्षमता तो बैलिस्टिक मिसाइलों की है ही, तो आपके हमले के बाद भी हम आपके ऊपर वापस हमला कर सकते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें हमारे ऊपर हमला करने से पहले। दूसरी जो मिसाइलें होती हैं वो होती हैं टैक्टिकल मिसाइलें। तो टैक्टिकल मिसाइलें वैसी मिसाइलें हैं जिसे आप युद्ध क्षेत्र में यूज करते हैं, जिसे आप युद्ध क्षेत्र में उपयोग जिनका करते हैं, जिनकी मारक क्षमता कम होती है लेकिन युद्ध के दौरान आप इनका उपयोग कर पाते हैं। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ये जो मिसाइलें होती हैं ये क्रूज मिसाइलें होती हैं जिनकी मारक क्षमता कम होगी लेकिन हम युद्ध क्षेत्र में इसे युद्ध के दौरान हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो जाती हैं टैक्टिकल मिसाइलें। तो स्ट्रैटेजिक मिसाइलें वो होती हैं जिन्हें हम अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए रखते हैं, यानी हमले के बाद शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए रखते हैं। और नीतिगत मिसाइलें वो होती हैं, टैक्टिकल मिसाइलें वो होती हैं जिन्हें हम अपने युद्ध के दौरान जिनका इस्तेमाल करें, युद्ध क्षेत्र में जिनका हम इस्तेमाल करें। तो ये एक और तरीका हो गया वर्गीकरण करने का। अब वर्गीकरण करने के कई और तरीके भी हैं लेकिन वो बहुत उपयोगी नहीं है, आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये 4 प्रमुख तरीके होते हैं वर्गीकरण करने के। अब हम बात करते हैं भारत की। तो जहां तक मिसाइलों की बात है तो मिसाइलों के लिए सबसे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने सबसे पहली बार देखा कि एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, की शुरुआत की गई। तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि 5 प्रकार की मिसाइलों को हमने बनाना शुरू किया, जिसमें जो नाम है आप लिख सकते हैं, एक अग्नि, दूसरा पृथ्वी, तीसरा त्रिशूल, चौथा आकाश और 5वां नाग। ये 5 प्रकार की मिसाइलों को हमने बनाना शुरू किया इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये जो सारी मिसाइलें हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो मिसाइलें हैं, इनको बनाने का बीड़ा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उठाया। और वहां पर हमने देखा कि 1983 से शुरू होकर के 2008 तक, 1983 से लेकर के 2008 तक इसके ऊपर हम कार्य करते रहे। और अंत में 2008 में हमने घोषणा की कि अब ये जो पूरा कार्यक्रम है ये समाप्त हो चुका है। और जितने भी प्रकार की मिसाइलें हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो कई देशों से, कई पश्चिमी देशों से हमें विरोध का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारे देश नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। उनका ये भी मानना था कि इसके कारण हो सकता है कि दक्षिण एशिया में एक तनाव का माहौल बन जाएगा। लेकिन आप यदि अपनी प्रतिरक्षा के हिसाब से सोचें और जिस प्रकार की परेशानियां हमने देखी हैं अपने स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम अपनी प्रतिरक्षा के लिए इन सारी मिसाइलों को तैयार करें। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन 5 प्रकार की मिसाइलों को बनाया। अब जब हम बात करते हैं आपकी परीक्षा की, तो परीक्षा में हमने देखा है कि इन सारी मिसाइलों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है ये हम समझते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं।